अब तक 60% 5 बजे तक का ये जो मतदान प्रतिशत है आज का तीसरे चरण का, ये क्या संकेत कर रहा है? देखिए, संकेत अभी ये जो आंकड़ा है, जैसे आपने खुद बताया, 5 बजे तक का है और इसमें काफ़ी इजाफा होगा, जो कि हमने पहले और दूसरे चरण में देखा है कि जो प्रोविजनल आंकड़े होते हैं और जो बाद में जो चुनाव आयोग जो आंकड़े प्रस्तुत करता है उसमें अच्छा खासा 2-4% का कम से कम इजाफा होता है। रह गई बात कि कम या ज़्यादा किसका फ़ायदा किसका नुकसान, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले करीब 20 साल से अब ये कोई थ्योरी नहीं रह गई और हमने भी लगातार स्टडी की है और ये पाया है कि कम मतदान या अधिक मतदान किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट यानी जो आज सरकार में उनके पक्ष या विपक्ष में किसी भी प्रकार का इस तरह का रुझान नहीं देखने मिला है। बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि एक मौसम का विषय होता है, दूसरा विषय होता है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां होती है, तीसरा विषय होता है कि जिन सीटों पे अभी चुनाव हुए, आज चुनाव हुए, उनमें ज्यादा करके मेट्रो और नॉन मेट्रो की कितनी सीटें, क्योंकि कोई भी मेट्रो सिटी हो उसमें वोट परसेंटेज 50 और 55 के आसपास होता है, जबकि जो रूरल सेंट्रिक सिटीज होती है उसमें 65 और 70 और बल्कि 75% तक एवरेज ऑल इंडिया की बात करें तो मतदान होता है। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन पार्टी का मतदाता वोट करने आया और किस पार्टी का मतदाता वोट करने नहीं आया। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम जैसे इलाकों को अगर हम देखेंगे, इन राज्यों में वोटिंग प्रतिशत कमाल का रहता है, जबकि महाराष्ट्र में अगर हम जाएं तो आज वोटिंग प्रतिशत वहां का बहुत ज्यादा खराब रहा है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन मुद्दा, एक और सवाल आपसे, कौन सा मुद्दा इस बार के चुनाव में यानी कि आज तीसरे चरण के लिए हावी रहा? क्योंकि पहले में हमने भ्रष्टाचार परिवारवाद देखा था, दूसरे में मैनिफेस्टो मंगलसूत्र आ गया था, तीसरे में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। क्या समझ में आया आज के इस वोटिंग पैटर्न को देख? देखिए चित्रा जी, मैं हमेशा कहता हूँ 3 ही विषय होते हैं जिसके इर्द गिर्द सारे चुनाव जनता के नजरिए से घूमते हैं, वो है दावे, वादे और इरादे। दावे जो सरकार में, वो तमाम तरह के दावे करेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया जनता के लिए, और वादे जो कि विपक्ष में है, वो सारी पार्टियां या नेता ये वादे करेंगे, यदि वो चुने जाते हैं तो अगले 5 साल में वो किस तरह के वादे लेके आएंगे, और इनके दावे और वादों के आधार पे जनता अपने इरादे प्रस्तुत करती है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। और रह गई बात, जैसे आपने मुद्दों की बात करी, हम दिखा भी रहे हैं आपके साथ ही साथ स्क्रीन पर, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण जी। तो दावे, वादे और इरादे। रह गई बात जो आपने कहा, एक मीडिया का पक्ष होता है। अमूमन ऐसा देखा गया है, जो भी राजनीतिक पार्टियां और नेता अपने चुनावी भाषणों में बोलते हैं, उनमें करीब 10% वो सनसनी होती है मीडिया के लिए, और मीडिया उसको पिक करता है और वो दिखाता है, जो कि हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन बिना परफॉर्मेंस के, बिना जनता के विषयों को जनता तक ना पहुंचाया जाए, उसके बिना कोई चुनाव नहीं होते हैं जमीन के ऊपर। हाँ, मीडिया में जरूर इस तरह की बातें और सुर्खियां होती हैं कि जाति, धर्म, भ्रष्टाचार, आरक्षण, इस तरह के सारे मुद्दे होते हैं। हम तो समाज का आईना है, समाज में जो घटित होता है उसी को लोगों तक पहुंचा देते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अब चूंकि परिवार के 3 लोगों की प्रतिष्ठा आज दांव पर, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे, और वहीं दूसरी तरफ बदायूं की भी सीट जहां से शिवपाल यादव के बेटे चुनावी मैदान में रहे, क्या समझ में आया? यादव लैंड में जो खोई हुई जमीन या प्रतिष्ठा थी, वो समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है आज के मतदान संपन्न होने के बाद? अनुराग जी, देखिए, पहले चरण से ही मुद्दा एकदम साफ है। मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है, जो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पे आना नहीं चाहती है, लेकिन जनता का तो मुद्दा यही है। पहले चरण में उन्होंने कुछ देखा कि नहीं, इस मुद्दे पे हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे चरण में मंगलसूत्र तक गए, तीसरे चरण में पाकिस्तान गए, लेकिन जनता वहीं बैठी है पकड़ के अपना मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या। अब इसमें तो बीजेपी बोलने को तैयार ही नहीं होती है। और नई बात तो आगे कि भ्रष्टाचार पे भी अब बोलना बंद कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आए हैं। अब परिवारवाद पे भी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि सारे परिवारवादी अब बीजेपी के साथ आ गए। इसीलिए जनता समझ गई है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अब हालत देखिए, बीजेपी के प्रति जनता जो वोटर है वो उदासीन होती जा रही है। इसलिए आप देखो, जिस तरह का वोट परसेंट भी कम हो रहा है, तो जो उदासीन वोटर है वो नहीं निकल रहा है। उसे वो पता है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जनता ने तय कर लिया इस बार बीजेपी को हटाना है। और आप देखिए, हम तो आपसे कहते हैं, आप तो जमीन पे घूम भी रहे हैं, आपके और लोग भी घूम रहे हैं, पूरी जमीन की हवा एक ही है। हम भी जमीन पे जा रहे हैं, आपके जो शो होते हैं उसमें भी देखिए जनता एक ही चीज कहती है,
भैया महंगाई से बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, बाद बाकी जो आप घुमाने की बात करते हो सब समझ गए हैं। माने निचले स्तर पे गिरती जा रही भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली। सोचिए आप कैसे भाषा शैली बदल रही है। क्या इस हिंदुस्तान के अंदर में कभी मंगलसूत्र पे बात हो सकती थी? इतना सम्मान होता है यहां महिलाओं पे, आप उस पे आ गए, अब उस पे चर्चा करने लगे। अरे भैया 28,000 यहाँ पे पर तोला होता था सोना, 83,000 हो गया। तो आपसे ही सवाल होगा ना कि सोना महंगा हुआ तो फिर किसने छीना? सवाल आपसे ही होगा ना कि किसानों की मौतें हुई, किसान धरने पे बैठा था तो किसको दिक्कत हुई, किन महिलाओं की जो किसानों की मौतें हुई, उनके परिवार वाले परेशान हुए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। वो कह रहे हैं महंगाई रोजगार पर तो आपको मैं बता दे रहा हूं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, मुख्य मुद्दे से भटकाते हैं, मंगलसूत्र पर आकर अटक जाते हैं। जवाब ले लेती हूँ अनुराग चित्रा जी हम महंगाई पर भी बात करते हैं क्योंकि हम महंगाई नियंत्रित करते हैं। हम महंगाई पर भी बात करते हैं क्योंकि हम महंगाई नियंत्रित करते हैं। और 2004 से 2014 में 10% एवरेज इन्फ्लेशन रेट था। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में कहा था कि हम सरकार में आते ही 100 दिन में महंगाई घटा देंगे, लेकिन महंगाई उनकी 100 दिन तो घटी तो नहीं, 10% की दर से बढ़ गई। ये सबने देखा था। बेरोजगारी की जो बात करते हैं, बेरोजगारी सबसे कम स्तर पर हमने जो है लाकर रखा। और ये PRFI के जो है जो पीरियडिक लेबर फोर्स के जो डाटा हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमने जो है बेरोजगारी दूर की है। EPFO का आंकड़ा, RBI का सर्वे, NSS का सर्वे, जो अधिकृत सर्वे ये सब बता रहे हैं कि जब हम जो है कुछ सैकड़ा कंपनियों से, स्टार्टअप से 1.25 लाख स्टार्टअप्स ले जाएंगे, जब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 हो जाएंगे, जब हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 हो जाएंगे, जब हम रियल इस्टेट में जो है 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 3 करोड़ लोगों को जो है डिजिटल रोजगार देंगे, 7 करोड़ लोगों का EPFO आंकड़ा आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर हमने रोजगार भी प्रदान किया है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी का धन संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक यानी उनकी निगाह में मुसलमान, उनको देना चाहा तो हम निर्वाचन के समय जो है ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों का जो है वंचितों का अधिकार छीनकर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट इसी बात की गवाही देता है, इनका जो है कैबिनेट नोट इसी बात की गवाही देता है, 2009 का घोषणा पत्र इसी बात की गवाही देता है, और राहुल गांधी का बारंबार बयान इस बात की गवाही देता है। आज लालू जी जो है उनकी जो बात जो है लबों पे आ गई, तो साफ तौर पर दिखाई दिया। बाद में जब उनकी समझ में आया कि पिछड़ी जातियों में इसकी प्रतिक्रिया हो सकती तो वापस ले लिया। तो अगर ये लोग बारंबार, और ये समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी भाई? श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का जो पदोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया था इन्होंने। और इनके कार्यकाल में जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का उत्पीड़न हुआ, रिकॉर्ड उत्पीड़न हुआ था, और जो है SC ST एट्रॉसिटी के अधिकांश मामले जो है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज कराए गए थे। ये सत्य नहीं है क्या? ठीक है, ये बड़ा सवाल आपकी ओर से उठाया जा रहा है। दो सेकंड में बोलिए, बोले 2 सेकंड। 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की देखिए प्रवक्ता की विडंबना देखिए। कह रहे हैं कि देखिए इन्फ्लेशन रेट 10% था, 10 से। अरे भैया जब बाजार में घर की महिला या कोई व्यक्ति खरीदने जाता है ना तो दूध 35 रुपए की जगह 70 रुपए लीटर मिलता है, तो वो डाटा नहीं दिखाता है कि कितना महंगा था। जब वो दाल खरीदने जाता है ना, 60 रुपए की दाल आजकल 200 रुपए की मिलती है, तो डाटा नहीं दिखाता है। वो आटा खरीदने जाता है तो डाटा नहीं दिखाता, 2004 का भाव निकलता है। डीजल पेट्रोल 150 रुपए का शरद पवार के कार्यकाल में था। पार कर गया। अनुराग जी आप बाजार जाते नहीं है। प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तू में नहीं पढ़ते हैं, जरा जानते हैं कि रुझान और अभी तक का मिजाज क्या रहा है। विपक्ष लगातार जो देर से कुछ आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर, उसको मुद्दा बनाकर आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। वहीं लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी की सियासत भी जारी है। एक बार नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जब ऑलरेडी आपके पास डाटा होते हुए भी आप क्यों नहीं अनाउंस करते? उसी दिन इन्होंने इतने वोट से जीता, इन्होंने, और सर्टिफिकेट भी देते हैं आप। ये हमारा एतराज है कि इससे गड़बड़ी कुछ न हो। ये लोगों में संशय है, संशय दूर करने के लिए वो लोग उसी दिन डाटा, शाम में पूरा डाटा देना चाहिए। ये दुनिया में
ये दुनिया में सबको इसी तरह से पत्र लिखेंगे, सब पे अविश्वास जताएंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। इनको किसी संवैधानिक संस्था में यकीन ही नहीं रह गया है। ये जमात हो गए हैं फ्रस्ट्रेटेड। तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को लेकर सियासत जोरदार हो रही है। पहले कम वोटिंग को एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी अपनी जीत से जोड़ा, इसके बाद चुनाव आयोग का डेटा आया, जिसके बाद सियासत कहीं ज्यादा गर्मा गई है। आपको दिखा देते हैं वो आंकड़े जिससे आपको समझ में आएगा अगर इस पर राजनीति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे की दरअसल असल वजह क्या है। पहले चरण में जहां शाम 7 बजे तक चुनाव आयोग के डेटा में 60% का आंकड़ा निकलकर सामने आया था, ये हम आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं। वहीं 11 दिन के बाद जब फाइनल आंकड़ा जारी किया जाता है और ये करीब 6% ज्यादा हो जाता है। वहीं दूसरे चरण में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 4 दिन के बाद फाइनल आंकड़ा सामने आया और वोट प्रतिशत में करीब 6% की बढ़ोतरी यहां पर हो जाती है। इतना ही नहीं, पहले चरण की तुलना में 2019 से करें तो करीब 3% कम वोट पड़े हैं। 2019 से तुलना में 2024 को 3 चरणों के अगर इस आंकड़े को हम देखेंगे जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, दूसरे चरण में 4% वोटिंग कम हुई है। हालांकि आज तीसरे चरण में जनता के बीच उत्साह जरूर देखने को मिला। 5 बजे तक का आंकड़ा जो अब तक सामने आया है वो 60% के आसपास है। उम्मीद यही कि जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो पहले और दूसरे चरण के मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। और इसी को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्षी अपने अलग अलग आरोप हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले 3 चरण का मतदान संपन्न हो चला है और वोटिंग प्रतिशत को लेकर देरी क्यों की जा रही है, आशुतोष जी, सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अब सवाल तो वाजिब है, जब देरी की जाएगी तो चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि 11 दिन और 4 दिन की देरी क्यों की जा रही है फाइनल आंकड़ा सामने रखने में देश के। अभी तक का जो अनुभव है उसके हिसाब से जो शाम तक आंकड़े आते थे टीवी चैनल्स पे, रात को 10 बजे के बाद या अगले दिन सुबह 10 बजे तक वो फाइनल डेटा देते थे, जिसमें 2 से 3% तक का फर्क पड़ता था। कभी कभी 1-8% और बढ़ जाता था। लेकिन ये 11 दिन के बाद अगर आप डेटा दे रहे हैं और 6% का जंप दिखा रहे हैं, तो ये समझ के परे की बात है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को खुद सामने आके इसका एक कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए, भाई आपने इतना देर क्यों किया। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल सब लोग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि विद इन सेकंड्स आपके पास सारे डेटा आ सकते हैं। पहले जमाने की बात अलग थी कि बैलेट पेपर्स थे, इकट्ठा होते थे, काउंटिंग होती थी, फिर उसके बाद उनका सिमुलेशन होता था, तब आप किसी नतीजे पहुंचते। आज अगर आप ये कहेंगे कि 11 दिन हमें लग गया डेटा को टैबुलेट करने में, तो कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा। हर आदमी इसमें कहीं ना कहीं संदेह करेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इन सारे मुद्दों को ईगो पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भारत के लोकतंत्र में आस्था का है। और अगर विपक्ष इस पर सवाल करेगा, सत्ता पक्ष अगर इसका जवाब देगा, तो वो उसके लिए अधिकारी नहीं है, अधिकारी है इलेक्शन कमीशन। और इसलिए इलेक्शन कमीशन को स्पष्टता साफ करना चाहिए कि भाई 11 दिन आपने क्यों टैबुलेट करके लोगों के सामने डेटा दिया, कारण क्या था, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रदीप जी, वजह क्या है ये तो सामने रखना ही होगा कि 11 दिन 4 दिन की देरी क्यों हुई। नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी ने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन को आके क्यों इतना समय किस विषय के ऊपर आकलन करने में लगा है, वो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता को सबको बताना चाहिए। जो भी प्रक्रिया रही होगी या रहती है उसका स्पष्टीकरण उनको सब जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि पुराने जो वर्षों में जो है इस तरह के देरी नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है उसको सामने लाना पड़ेगा, तो सबको उसका जवाब मिल जाएगा। इस आधार पर अगर हम तीसरे चरण की वोटिंग के पैटर्न को देखें तो क्या आपको लग रहा है कि जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो बहुत ज्यादा उछाल लेगा? 6 बजे, अभी 5 बजे तक ही 60% को क्रॉस कर चुका है। नहीं, देखिए, जो आशुतोष जी ने कहा कि 11 दिन वो पहले चरण का था और दूसरे दिन करीब 4 दिन लगे थे, हाँ। तो हो सकता है कि कुछ जैसे इस बार सुपर सीनियर सिटीजन, जैसे कि इस लोकसभा चुनाव में खासकर सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 85 साल के ऊपर है, उनकी वोटिंग अलग से इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और प्रतिनिधि ने जाके उनकी वोटिंग करी है। और दूसरे पोस्टल बैलेट होते हैं, तीसरे ये तभी दूर दराज के क्षेत्रों से थोड़ा समय लगता है वोटिंग मशीन के आने में और तमाम तरह के आंकड़े आने में, तो वो करेंगे, उसको बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे चरण के चुनाव जो आज हुए
उसमें मुझे नहीं लगता कि 4 दिन या 3 दिन की देरी होगी। नहीं, क्या ये शक की वजह भी बनता है जो विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है? 2 लाइन में जल्दी से। नहीं, शक की वजह नेचुरली है, जब ज्यादा समय लगेगा तो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। और हकीकत ये भी है कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं और उन्हीं के समक्ष साइन करके और मशीन के ऊपर सील लगाई जाती है। तो सिर्फ आंकड़ों का संग्रह करना बाकी रहता है तमाम बूथों का, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली तो ऐप के ऊपर चलता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रांग रूम में आने के बाद उसमें क्या संभावनाएं हो सकती है और नहीं हो सकती हैं, वो चुनाव आयोग बिल्कुल। हाल ही में हमने देश की सर्वोच्च अदालत को ईवीएम पर अपनी टिप्पणी करते हुए देखा, जिसके बाद ईवीएम को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, कम से कम उस पर विराम लगा है। और इसी तरह से ये जो सवाल चुनाव आयोग को लेकर डेटा के मद्देनजर पूछे जा रहे हैं, इस पर स्पष्टीकरण यकीनन आना चाहिए कि वजह आखिर इसके पीछे की क्या है। लेकिन मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुद्दे भी लगातार बदलते हुए चले जा रहे हैं। तीसरे चरण से ठीक पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया। आज लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार करने से नहीं चूके। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है कि इस तरह का बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आरक्षण वाला मामला है, क्या ये बड़ी चुनौती बनने वाला है